आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। द शो इज प्रेजेंटेड बाय कोका-कोला, पावर्ड बाय डॉलिंस एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। देखती आंखों सुनते कानों को उबैदुल्ला सिद्दीकी का सलाम पहुंचा। आज टेबलें लग गई हैं यार। विकी भाई, सबसे पहले आप ये बताएं कि शो के होस्ट का नाम क्या है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। सलीम भाई, आप आज टेबल पे बैठ के कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है। क्या कह सकते हैं, अच्छा लग रहा है। ये विकी भाई लग रहे हैं। ये विकी भाई के। अच्छा, आज के मैच में पहला मैच ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का हुआ। ये ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, टॉस जीत के अपने जो ओरिजिनल डिसीजन होते हैं, जो डोमिनेट करने का उनका फैक्टर है, वो तो सारा पीप आ गया वो। यार ये देखें, ऑस्ट्रेलिया एक वह टीम है जो हमेशा टॉस जीत के बैटिंग करती है। मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे फील हुआ है कि वो आज थोड़ा सा घबराई हुई थी। देखें, एक तो उनको अपनी कंडीशन का, हर जो टीम होती है उसको एडवांटेज होता है अपनी होम ग्राउंड का, कि उसको पता होता है कि यार ये विकेट कैसा बिहेव करेगी, कौन सा बॉलर कहाँ यूज़ करना है। मगर आज ऑस्ट्रेलिया ने जो टॉस जीत के बैटिंग करवाई है ना, वो मेरी समझ से ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे लगा कि वो डरे हुए थे। और उसके बाद अगर आप देखें जो बैटिंग उन्होंने न्यूजीलैंड ने की है, अगर उनके मैच पाकिस्तान के खिलाफ देखें तो 140 नहीं हो रहा था, मगर आज जो उन्होंने बैटिंग की है, उन्होंने बताया कि हम वर्ल्ड कप के लिए यार मेरा मतलब है कि वो लग रहा था कि वो जैसे वर्ल्ड कप विनर नहीं होते कि जो पीछे से जीत के आ रहे हैं। तो आज उन्होंने पूरा डोमिनेट किया है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं आगे क्या उनकी परफॉर्मेंस रहती है। लेकिन विकी भाई, एक तो ब्रेकडाउन आप डेफिनेटली बताएंगे, साथ साथ ये इस डिसीजन को कैसे देखते हैं, टॉस जीत के जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने पिक किया? देखिए, जब सुबह मैच स्टार्ट हुआ तो ओवरकास्ट कंडीशंस थी, और ओवरकास्ट कंडीशन में टॉस जीत के मेरा ख्याल है कोई भी टीम होती तो वो पहले बॉलिंग करती। बॉलिंग का डिसीजन उनका इसलिए भी ठीक था कि आई थिंक दे आर प्लेइंग विद 4 स्पेशलिस्ट बॉलर्स, जिसमें मार्कस स्टोइनिस ने आज 4 ओवर किए हैं, और उसके बाद मैक्सवेल जो है वो भी 7 बॉलिंग करते हैं एज ऑन द 5th बॉलर, 2 ओवर करके डिपेंडिंग अपॉन। लेकिन देखिए, टॉस जीत के मतलब ये होता है कि आप अर्ली विकेट्स लें, और जिस तरीके से स्टार्ट किया है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने, और स्पेशली क्रेडिट देना पड़ेगा न्यूजीलैंड टीम को, जो उन्होंने काउंटर अटैक किया। ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के पास दे हैड नो अदर क्वेश्चन। पहला ओवर स्टार्क 18-19 रन, दूसरा ओवर हेजलवुड 12-15 रन, तीसरा ओवर कमिंस 18 रन, 17 रन। सो यू नो, इससे ये साबित होता है कि यार दे हैड नो आइडिया कि उनके साथ हो क्या रहा है। और ऑन द अदर हैंड बड़ा सरप्राइजिंग था जिस तरीके से फिन एलन ने खेला आज। आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द ग्रेट इनिंग्स। उन्होंने आए हैं, उन्होंने आके अटैक किया है, हमें पता, उन्हें भी पता था स्टार्क आएंगे, गेंद आगे करेंगे। जब उन्होंने देखा बॉल स्विंग नहीं हो रहा तो उन्होंने फिर क्रॉस जाने के बजाय कोशिश की कि मैं सीधी हिट करूँ, कि अगर कहीं पे बॉल स्विंग भी होता है, थोड़ा सा लेट स्विंग भी होता है, क्रॉस मारने जाएंगे तो आउट होने के ज़्यादा चांसेस है। लेकिन उन्होंने सीधा टारगेट किया, जिसकी वजह से उनको जो है वो सक्सेस मिली। और उसके बाद ऐसा लगा कि देयर वाज नो सर्टेन प्लान। स्टार्क हिमसेल्फ बहुत एक एक्सपीरियंस बॉलर है। कोई भी दुनिया का नया फास्ट बॉलर जो नया बॉल स्पेशलिस्ट हो, उसको पता चल जाता है 1-2 बॉल्स के बाद कि यार गेंद आगे करके स्विंग नहीं मिल रहा, तो मैं अपनी लाइन को खींच लूँ। और होम कंडीशन में मैं लाइन को खींचूँ, मैं लेंथ को खींचूँ, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करूँ। बट स्टार्क आए हैं, उन्होंने आके यॉर्कर की कोशिश की है। सिर्फ एक स्लो वन पीछे किया जिस पे फिन एलन जो है वो डिसीव हुआ। अदरवाइज उधर से मोमेंटम ऐसा पकड़ा न्यूजीलैंड ने कि उन्होंने वापस ऑस्ट्रेलिया को उस गेम में आने ही नहीं दिया। लेकिन न्यूजीलैंड के मोमेंटम को जो है विलियमसन ने भी तो फिर थोड़ा आखिर में जाके रोका है। अगर आप ये देखें ना, जैसे वो वहाब भाई ने बात की मोमेंटम की, अब उन दोनों के जो ओपनर थे उनके स्ट्राइक रेट देखें, एक का 262 है और एक का 158 है। और जैसे उनको रियलाइज़ हुआ कि ये 200 वाला विकेट है, उनका मोमेंटम शिफ्ट हुआ कि हमने रखना ही 200 वाला है टारगेट। तो माइंड सेट टीमें, जो बड़ी टीमें होती हैं, जब बड़े टूर्नामेंट में आती हैं, जैसे ही वो देखती है कि कंडीशंस ही हैं, वो कंडीशंस के साथ खेलते हैं। अब न्यूजीलैंड का प्लस पॉइंट ये था कि उनके ओपनर्स को जैसे ही पता चला कि ये 200 वाला विकेट है, वो खेले ही वैसे। और फिर जैसे मैंने आपको पहले बोला था, T20 में आप मोमेंटम नहीं तोड़ सकते अनलेस के एज अ बैटिंग बात कर रहा हूँ कि 2-3 विकेटें 1-2 ओवरों में आउट हो जाए। अब विलियमसन ने जो आगे इनिंग खेली, जहां पे न्यूजीलैंड 220-225 कर रहा था, वो एंड पे मर के 200 हुआ। हालांकि 11 ओवरों में उनका आई थिंक 112 लगा हुआ था, और उसका 1 के 2 आउट। 13 ओवरों में 125। तो जब 2 आउट हो और ऐसे विकेट पे, तो टीम कहती है यार ये 215-20 तो आराम से होगा। तो फिर भी वो आखिरी 1.5 ओवर में रन हुए, वो भी निशम ने 13 बॉलों पे 26 किया, जो इम्पैक्ट वाली बात होती है। तो उसने 13 बॉलों पे 26 किया, अदरवाइज ये 200 भी नहीं हो रहा था, 180-185 पे शिफ्ट कर रहे थे। तो T20 में मोमेंटम बहुत ज़रूरी है। इसी तरह जैसे ही न्यूजीलैंड ने मोमेंटम पकड़ा, उसको उन्होंने बैटिंग जैसे फिनिश की और उस मोमेंटम को बॉलिंग में कैरी किया,
और जहां पे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को नीचे लगाया और मैच में पूरा फिर नीचे ही लगा के रखा, आने नहीं दिया। तो बड़ी टीमें यही करती हैं। फिर अब जैसे उन्होंने फिनिश किया था, क्योंकि नीशम ने बहुत अच्छा फिनिश किया, तो वो मोमेंटम उनके साथ, और बॉलिंग में वो T20 में हमेशा कहते हैं चाहे आप पहले बॉलिंग करें या बैटिंग करें, जो मोमेंटम बना होता है उसको कैरी करना चाहिए, और उस चीज़ को उन्होंने कैरी किया। फिर उसे कैरी किया ना, सऊदी ने किया, उसके साथ फर्गूसन ने, बोल्ट ने उनका साथ दिया। देखिए मेजर डिफरेंस अगर हम बॉलिंग अटैक में देखें तो अगर हम न्यूजीलैंड अटैक को कंपैरिजन करें ऑस्ट्रेलिया के अटैक के साथ, स्टार्क, हेजलवुड, कमिंस बेस्ट बॉलर 12 ओवरों में 122 रन के 123 रन उन्होंने दिए, 3 बॉलर्स ने। दैट मीन्स कि दे आर द मेन बॉलर्स। चौथा बॉलर एडम जैम्पा और पांचवा बॉलर आपने मैक्सवेल और स्टोनिस को करवाना था, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अगर हम उसको कंपेयर करें न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स के साथ, तो आप देखें कि 3 ओवरों में 20 हुआ है लॉकी फर्गुसन को, 4 ओवरों में 24 हुआ है ट्रेंट बोल्ट को, और 2 ओवरों में 6 हुआ है क्या कहते हैं ट्रेंट बोल्ट को, सऊदी को सॉरी। इन्होंने 3 बॉलर्स ने मिलकर 6 विकेटें ली हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ हेजलवुड 2 विकेटें ले चुके हैं, लेकिन दे वर 40 फॉर समथिंग व्हिच वाज आउट ऑफ द वे। इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज़ अ बिग कंपैरिजन कि यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे जो 11 ओवर हैं, इन 11 ओवरों में एक टीम जो है वो स्कोर कर रही है तकरीबन 78 50 11 ओवरों में 50 रन हुए उनके फास्ट बॉलर्स को, और एक तरफ 12 ओवरों में 120 प्लस हुआ है। सो दिस इज अ बिग डिफरेंस। इस वहाबाई वाली बात से क्या साबित होता है, उधर 140 वाले थे तीनों, अच्छा। इधर 130, एक 145 वाला था और 2 जो थे 130 वाले थे। तो क्या लेंथ फॉलो की, कंडीशंस को यूज किया। अच्छा, अपनी ही कंडीशंस पे ऑस्ट्रेलिया, मतलब फिर वार्नर देखें 5 रन बनाए, 6 बॉलें खेली, 11 बॉलों पे 13 उन्होंने बनाए, फ्रेंच ने, फिर मार्श ने 12-16। ये इनका अपना घर है। अगर आप वॉर्न को देखें तो मेरा ख्याल उसके साथ बैड लक हुई कि अपने ही बैट से उसका विकेटों को बॉल लगी। मगर जो एक चीज़ देखने वाली थी, देखें मैं इसलिए कहता हूँ कि इनको पता होना चाहिए था अपनी कंडीशन का। आप देखें न्यूजीलैंड ने स्पिनर बॉल ब्रेक हो रही थी, सिडनी वाहद एक ग्राउंड है जहाँ बॉल ब्रेक भी करता है, और कई दफ़ा रिवर्स भी होता है। रिवर्स स्विंग इसलिए कि वो विकेट काफ़ी सूट करती है हमारे, स्पेशली आप एशियन टीमों को देखें तो वहाँ हमेशा अच्छा परफॉर्म करती हैं। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ बॉल ब्रेक होता है। आप देखो कि जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आया तो उन्होंने कितना होमवर्क किया हुआ था कि उनका लेफ्ट आर्म स्पिनर ऑफ साइड पे आप पूरे टूर्नामेंट में देखना किसी स्पिनर ने नहीं किया होगा जितना उसने आज फ्लाइट भी बॉल की है। बाउंड्रीज को यूज़ किया ना उसने, और उसने कहाँ बॉल किए हैं, ऑफ साइड से बाहर। अब हमारे इनके मोस्टली बैट्समैनों ने जितने भी थे, उन्होंने टांग पे खींचने की कोशिश की। सिर्फ एक स्टोनिस आउट हुआ है, उसने सिर्फ चिप इन किया था कि शायद मैं दुक्का ले लूँ, मगर वो क्या उसने कैच किया, मेरा ख्याल है टूर्नामेंट का सबसे बेस्ट कैच जो आज इस टूर्नामेंट में आपको नज़र आएगा उसने किया। मगर न्यूजीलैंड ने क्या किया कि उन्होंने अपनी बॉलिंग किया, कि उनको पता था कि किस बॉलर को किस टाइम पे यूज़ करना है और कहाँ बॉलिंग करनी है। किसी बॉलर ने आगे बॉल नहीं दी, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियन जितने इनके बैट्समैन हैं ये आगे वाली बॉल को ढूंढते हैं, और आप देखें ये हमेशा बड़ी हिट मारते हैं, मगर उन्होंने एक बॉल इनको आगे नहीं दी, खींच के रखा, ऑफ स्टंप से बाहर खींचा हुआ बॉल। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने होमवर्क शायद नहीं किया हुआ था, और न्यूजीलैंड ने प्रॉपर, क्योंकि वो घर पे थे तो उन्होंने सोचा होमवर्क की ज़रूरत ही नहीं है, छुट्टियां चल रही हैं। नहीं, मेरा ख्याल है देखिए अच्छा फ़र्क क्या होता है, अच्छी टीमें क्या करती हैं। अगर हम देखें कि जो लास्ट सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के अगेंस्ट भी खेली है, तो उसमें हमें एक ही जो है मेन परफॉर्मर नज़र आए थे, और वो से डेविड वार्नर या फिंच ने एक आधी इनिंग्स खेली थी। उसके अलावा हमने देखा कि मैक्सवेल उस तरीके से रन नहीं कर सके, टिम डेविड रन नहीं कर सके, मिचेल मार्श इंजरी के बाद वापस आए, वो रन नहीं कर पा रहे थे, मैथ्यू वेड वॉज वन ऑफ देम, स्टोनिस। सो सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि देखे जो 2 ओपनर्स थे, एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर और एक राइट आर्म फास्ट बॉलर। सऊदी को पता कि फिंच को सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है जो बॉल अंदर आ रहा हो, तो राइट हैंडर में सऊदी भी उसको अंदर ला रहा था और बोल्ट भी अंदर लेकर आ रहा था। और जहाँ तक रहेगी वार्नर की बात, तो वार्नर को दोनों बॉलर्स जो है वो आगे से गेंद बाहर निकाल रहे थे, उसको आगे फेंक रहे थे, और हमने देखा हमेशा कि वार्नर को आप बिल्कुल आगे बॉल कर दे तो एट टाइम्स ही हैज़ नो आइडिया। हाँ, अगर आप उसे थोड़ा सा लेंथ बॉल करेंगे तो ही इज़ वेरी मच ऑन टू इट। सो ये प्लान था कि अगर हम जल्दी 1-2 विकेटें ले लेते हैं
वार्नर को आउट कर लेते या फिंच को आउट कर लेते तो हमें पता है कि नीचे डीप डाउन उनकी बैटिंग लाइनअप में अभी इतनी डेप्थ नहीं है या उनके प्लेयर्स इतने फॉर्म में नहीं है कि जो प्रॉबली ये रन्स को चेस कर सकेंगे। और वही हुआ 200 उन्होंने बनाया, 111 पे ऑल आउट हो गई ऑस्ट्रेलिया की टीम। सो यू नो ये बड़ा अच्छा एक प्लान था, जब उन्हें स्टार्ट मिला तो वो उन्होंने उसके ऊपर कैपिटलाइज किया। हालांकि हम फिर देखें जब फिलहाल आउट हुए तो उस वक्त कोई बोर्ड पे स्कोर था 46 और उस वक्त ओवर हुए थे 4, यानी 4 ओवर्स फॉर 46 और अगले 2 ओवरों में सिर्फ और सिर्फ 9 रन किए थे ऑस्ट्रेलिया ने, फिर न्यूजीलैंड ने फिल एलन के आउट होने के बाद। बट मोमेंटम को कैरी आउट करके गेम को लंबा लेके गए, कॉन में एक एंड से खेलते रहे, उसके साथ आके केन विलियमसन भी फॉर्म में नहीं तो उन्होंने थोड़ी सी एक इनिंग्स खेली और उसके बाद जो फिनिशिंग, जिस तरह आमिर ने कहा कि जी जो इम्पैक्ट इनिंग्स थी वो इम्पैक्ट जो था वो आखिर जिमी नीशम ने क्रिएट किया। तो ये अच्छी टीमों का ये फर्क है, बड़ा मुश्किल होता है कि आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो और ऑस्ट्रेलिया को T20 में स्पेशली आप इस तरीका से वन साइडेड हराएं। सलीम भाई आपको शायद करना चाह रहे हैं? ये अगर वहाब अगर आपने देखा हो, ये फिंच और वार्नर जो है ना, अक्सर जब पाकिस्तान एशिया में जब ये खेल रहे थे, इनको ऑफ स्पिनर आगे बॉल करता था ना, बिल्कुल आगे शुरू में स्टार्ट में, ये आप देखो यहाँ बोल्ड होते थे या LBW होते थे, ये इनकी प्रॉब्लम है। वह आपने बिल्कुल सही कहा कि इनको आगे से जो स्विंग करता है ना ये फंसते हैं, ये इनकी प्रॉब्लम है। मगर बात ये है इनकी इतनी लंबी बैटिंग थी, 7वें नंबर पे उनका विकेट कीपर आया टिम डेविड, जो मेरा ख्याल है मैं उसकी पिछली इनिंग यहाँ बहुत तगड़ा प्लेयर है, पाकिस्तान में ग्रेट प्लेयर है, बहुत तगड़ा। लेकिन आज बैड लक कह लें चलें, मेरा ख्याल है कि आज वो कुछ देखे जब 200 स्कोर जब हो जाता है ना, मैं ऑन बोर्ड जब 200 लगता है प्रेशर आ कोई जाता है। कितनी यही तो मैं सवाल माहिर नफ्सियात डॉक्टर मोहम्मद आमिर साहब इंटेंट पे बहुत बात करते हैं। इंटेंट मतलब मैच में आपको क्या नजर आ रहा था, किस माइंडसेट से खेल रही थी? देखिए माइंडसेट तो उनका जब 200 लगता है तो फिर अगली जो टीम होती है उसको 10 रन की जो रन रेट होती है वो कैरी ऑन करनी लाजिम हो गई। और वो जो इंटेंट था वार्नर का फिंच का वो सेम था और उनका जो भी बैट्समैन आ रहा था वो उसी इंटेंट से खेल रहा था। लेकिन कई दफ़ा आप ये देखते हो कि बॉलर चूज करते हैं, आप जब आपने 200 चेस करना है ना फिर आप बॉलर चूज करते हो कि ठीक है अगर बोल्ट स्विंग कर रहा है या सऊदी कर रहा है, हमने इनके 4 ओवर में अगर हम 20 भी कर लेते हैं 22 भी कर लेते हैं, क्योंकि इनका जो स्पिनर है सूदी वो स्ट्रगल कर रहा है, वो पाकिस्तान सीरीज से स्ट्रगल कर रहा है। फिर आप देखते हो कि मिडिल ओवर्स में हमें ये 4 ओवर मिलेंगे जिसमें हम 40 भी कर सकते हैं 45। उनका प्रॉब्लम वहां पे आया कि जैसे ही फिंच और वार्नर आउट हुए तो जो भी आ रहा था वो उसी मोमेंटम के साथ खेलता गया। लेकिन ये उनका माइंड सेट है, वो अगर आप देखें जितनी भी ये फॉरेनर टीम्स हैं वो T20 इसी माइंड सेट से खेलती है कि या तो 100 पे आउट हो जाओ या अगर अच्छा विकेट है तो 200 ही कर 200 कर लो। तो वो उनका एक आप वाली बात है, शायद बैड डे हो सकता है, अगले दिन पता लगे नेक्स्ट डे ये 218 ओवर में चेस कर। इट्स टू अर्ली टू जज, इट्स टू अर्ली टू जज, बट थोड़ा सा मुश्किल ये हो जाएगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपना पहला ही मैच हार गई और अब अब उनके ग्रुप में उनको इंग्लैंड को बीट करना। अगर वो इंग्लैंड को बीट करते हैं और इंग्लैंड न्यूजीलैंड को बीट करता है तो फिर बड़ा एक्साइटिंग ग्रुप हो जाएगा। अदरवाइज आप थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि जिस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन है इसके, या जो हमने ये देखा है जो ग्रुप्स बने हैं उसमें आई थिंक अच्छी टीमों को इतना ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा। आप एक मैच हारेंगे और यू कैन लूज द वर्ल्ड, आपका डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। सो दिस इज लाइक थोड़ा सा इसको आगे चल के देखते हैं इस ग्रुप में मजीद क्या एक्साइटिंग मैचेस देखने को मिलते हैं। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक मजबूरियां हैं यार, मजबूरियां हैं। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलिंस एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। विकी भाई, जो दूसरा मैच हुआ आपसे शुरू करते हैं। अफगानिस्तान ने भी अच्छा खासा टफ टाइम दिया इंग्लैंड को। देखिए मैच जो है वो पर्थ में हो रहा था और पर्थ में बड़ा मुश्किल होता है एशियन टीम्स के लिए जाके करना। हम उस ग्राउंड में खेले हैं जिसका हमने आपको बताया भी था, जिक्र भी किया था पिछली 1-2 एपिसोड से। वो मिल गए और किसी भी एशियन टीम के लिए मुश्किल होगा क्योंकि वहाँ पे एक तो नया स्टेडियम है, नई विकेट्स है, उसमें बाउंस बहुत ज़्यादा। ऊपर से आज देखा आपने कि उन्होंने बाउंस के अलावा देयर वाज अ लॉट ऑफ ग्रास ऑन द पिच, सो वो भी फास्ट बॉलर्स को बहुत अच्छा हेल्प करती है। कहीं पे भी हम देखें तो देखें अफगानिस्तान हैज़ ट्राइड देयर लेवल बेस्ट। हमें पता था कि उनके कुछ प्लेयर्स हैं जिस तरह गुरबाज जो हैं वो अच्छी फॉर्म में थे, आज वो भी रन नहीं कर सके। और फिर जो जरदान है वो नॉट जज़ाई तो काफ़ी देर से स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन जरदान ने किया 32 for 32
वो इब्राहिम ने आज एक इनिंग्स थोड़ी सी बेहतर खेली है, बट अगर हम उसको ओवरऑल अगर हम कंपेयर करें तो हम लोग देख रहे थे कि जी ज़्यादा से ज़्यादा नजीब उल ज़रदान जो है वो एक अच्छी फिनिशिंग कर रहे हैं उनके लिए, इज अ गुड फिनिशर। हमने देखा नबी जो है वो इतनी देर से फॉर्म में नहीं है। इट्स मोस्टली गुरबाज और उसके इर्द गिर्द ही चल रहे हैं, इब्राहिम और जरदान के, नजीबुल्लाह के। ये एक्सपेक्टेड था। इंग्लैंड की टीम बहुत वी नो के वो T20 स्पेशलिस्ट है, उनकी बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छी है, प्लान्स बहुत अच्छे थे उनकी एग्जीक्यूशन, उनके पास एक ऐसा बॉलर है जो मिडल में आके आपके ऊपर प्रेशर डालता है, मार्क वुड की तरह। क्रिस वॉक्स नए बॉल के साथ हमेशा बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, और जो सबसे अच्छी चीज़ है जो कभी थोड़े अरसे पहले लोगों को लग रहा था ही वाज द वीक लिंक इन द इंग्लैंड टीम, वेदर ही इज इन द टेस्ट स्क्वाड, वेदर ही इज इन द T20 और वनडे, वो है सैम करन। बट आज जिस तरीके से सैम करन ने बॉलिंग की है, बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, नॉट इवन ऑस्ट्रेलिया सीरीज, जो पाकिस्तान में एशियन विकेटों में उन्होंने बॉलिंग किया, दैट शोज के उसके पास पेस नहीं है बट ही हैज अ वेरी गुड क्रिकेटिंग माइंड, और उसके पास स्किल्स है और वो बहुत अच्छा रीड करता है बैट्समैन को। उसका एक वहां भाई आपने देखा होगा जो प्लस पॉइंट आया, बाउंसर यूज करना शुरू हो गया। वो अब वो डिसीव कर रहा है बाउंसर, आज उसने काफी अच्छा यूज किया है, अब वो हर ओवर में एक आध बाउंसर लाजमी करता है। और उसकी वजह यही है कि वो सरप्राइज करता है, उसकी पेस इतनी नहीं है ना, तो सलीम भाई बता सकते हैं एक बॉलर जिसकी पेस ना हो और वो अचानक से आपको बाउंसर करके सरप्राइज कर दे, तो फिर यू आर नो वेयर कि मैं खेलूं या छोड़ूं। क्या महसूस होता है ऐसी असल में देखें, जो सबसे अच्छी चीज़ है ना कि उनके कैप्टन को उस पर कितना कॉन्फिडेंस है कि उसने आखिरी ओवर उसके रखे हुए हैं जिसकी पेस कोई नहीं है, और उसको पता है कि ये बंदा जो है क्रिकेटिंग सेंस पे वो उसको जज मतलब उसको ये तो देखें, आपकी इतनी सेंस होनी चाहिए कैप्टन में कि यार उसको पता होना चाहिए कि उसका कौन सा बॉलर या बैट्समैन ऐसा है जिसको मैंने कहाँ यूज़ करना है। तो मैं समझता हूँ कि ये बटलर की ने उसका इतना दिमाग है कि उसने अपने उस बॉलर को यूज़ किया जिसको शायद मेरा ख्याल कोई भी बंदा नहीं। सही कह रहे हैं, वीक लिंक, ये लोग यही समझते थे कि वीक लिंक है, इसको वो लूटने हमने। और हाँ ये भी होता है कई दफ़ा कि आप अगर वहाँ से वहाब या आप बॉल कर रहे हो और मैं करने आ जाऊँ तो कहेंगे यार इसको लूटो, उसमें कई दफ़ा एडवांटेज भी होता है, मगर उसको बॉल बहुत अच्छे कर रहा है। अच्छा, इसमें ना अफगानिस्तान में अगर आप एक चीज़ देखोगे तो ये इनकी पार्टनरशिप कहीं भी नहीं लगी, तो होता है ना कोई पार्टनरशिप लग जाए, मोमेंटम मिला, क्योंकि ये 20 में एक आपको ज़रूरत होती है कि आपकी छोटी छोटी पार्टनरशिप लगे, मगर इसमें कोई पार्टनरशिप नहीं लगी। फिर क्या हुआ कि जब उनके 3 आउट उनके 4 बॉलों पे आउट हुए, 4 बॉल 1 स्कोर और 3 आउट, एकदम ही टीम उनकी छठे के बाद ना 9वें नंबर तक एकदम आउट हो कोलैप्स कर गया। तो जब आप इस किस्म की आपके एक्सपीरियंस ना हो तो फिर ये आपको ऐसी छोटी टीमों के खिलाफ नज़र आएगा, देखने को मिलेगा कि ये यार ये एक्सपीरियंस से मार खा रही है। तो आज मेरा ख्याल टोटली अनएक्सपीरियंस था ये जो आज मैच इंग्लैंड ने लंबा, आप जो सोच रहे हैं कि वो ले गए थे, मेरा नहीं ख्याल के जो अगर देखें इंग्लैंड की एक चीज़ जो सबसे अच्छी चीज़ है ना, हमें तो वो 14वें 15वें ओवर में ही जो है वो काम मैं आपको अफगानिस्तान के साथ बड़ी रियायत की है। नहीं सलीम भाई वाली बात ठीक है। अब देखिए जैसे उन्होंने कहा है ना कि कोलैप्स किए, अब मैं उस दिन ये बात कर रहा था कि जब बड़ी टीमें यही करती हैं कि जहां पे उन्होंने देखा कि हम इनको 100 के अंदर 110 पे आउट कर सकते हैं, उन्होंने मेक श्योर किया कि हम करें। अगर वहां पे वो 140 करवा देते तो आप देखें इंग्लैंड खुद फंस गया। मुश्किल हो जाती। तो बड़ी टीमें यही करती है कि जहां पे मैच किल हो रहा है किल कर दो। लेकिन अफगान बॉलर्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया, अफगान बॉलर्स अच्छी बॉलिंग की यार। देखो 4-24 इंग्लैंड एक बाहर टीम है, वो अपना जो है ना वो गेयर अपना अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज करती है। अगर उनके पास 10 की एवरेज होती ना तो वो 10 की एवरेज से खेलते हैं। आज चूंकि स्कोर इतना कम था, उन्होंने आई थिंक कहा कि कंडीशंस को जितना यूज करते हैं, मैंने आपको जैसे कहा ना कि ये इतना इजी नहीं है उस विकेट पे बैटिंग करना, ग्रास था। और अगर हम देखें, अगर हम फजल फारूकी को कंपेयर करें इंग्लैंड के बॉलर्स के साथ, तो वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग जिस तरीके से उनकी बैटिंग लाइनअप आती है, अटैक करती है दोनों तरफ स्विंग कर, लेकिन वो क्योंकि दोनों तरफ स्विंग कर रहा था। और इंग्लैंड के कोई भी बैट्समैन होगा, स्पेशली दुनिया का कोई भी बैट्समैन होगा, अगर बॉल स्विंग हो रहा है या सीम हो रहा है तो उसको प्रॉब्लम होती है। सो फजल फारूकी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, और उसके बाद हमें ये पता है कि मुजीब और राशिद जो है दे आर वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स इन द कॉन्टेक्स्ट, तो वो आके आपको प्रॉब्लम करेंगे। बट बात वही है कि दे न्यू कि हमने वो 8 ओवर कैसे गुजारने हैं। आई थिंक फजल हक का तो 2 पहले ओवर थे, लेकिन उसके बाद उन्हें ये पता था कि मुजीब और राशिद को अगर हमने विकेट नहीं दी और हम इनको आराम से भी खेल गए तो हम बाकी बॉलर्स हैं
उनको हम आखिरी जो 10 ओवर है उसमें हम उनको आराम से पकड़ लेंगे। सो ये टीमों की प्लानिंग होती है, जिस तरीके से वो प्लान करते हैं और जिस तरीके से वो चलते हैं, उन्हें पता था कि उनको किस वक्त क्या करना है, किस टाइम पे उनको गियर शिफ्टिंग करनी है। सो आई थिंक ओवरऑल अच्छा मैच था। अफगानिस्तान को भी कॉन्फिडेंस आया होगा, थोड़ी सी फाइट बैक 111 पे उन्होंने 4 से 5 आउट किए इंग्लैंड के, तो उनको भी थोड़ा बहुत जो है वो फ़र्क पड़ा होगा कॉन्फिडेंस आगे जाते हुए। एशियन विकेटें होती ना तो शायद स्पिनर का रोल बहुत ज़्यादा होता, क्योंकि यहाँ अगर वेस्ट इंडीज़ ये अफगानिस्तान तंग करती ना तो वो ऊपर से कर सकती थी कि नया बॉल विकेट बाउंसी है, स्विंग होएगा। और शुरू में किया भी बटलर को उसने लेफ्टी ने अच्छी उसने बॉलिंग की, मगर इतना कम स्कोर था, मेरा नहीं ख्याल कि जैसे इंग्लैंड को कभी किसी वक्त भी मुश्किल। हाँ जी, लेकिन सलीम भाई वही बात होगी ना, 4 ओवर में 13 राशिद ने दिया है और 4 ओवर में भाई ने अगर 140-45 चेस करते और राशिद को 8 ओवर में दे वो तो फंसा देते मैच, 39, मगर उन पे प्रेशर नहीं था, फिर वो डिफरेंट खेलते, लेकिन क्योंकि अभी उनके ऊपर प्रेशर नहीं था तो उन्होंने आराम से अभी अर्ली स्टेज है, सब अपना जो है अभी नवीद भाई के ऊपर प्रेशर नहीं है ना ब्रेक का। अभी मेरे ऊपर है प्रेशर, मुझे कहा जा रहा है कि आपने ब्रेक लेनी है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि विकी भाई बात पूरी कर लें। अच्छा, ओवरऑल जिस तरह से आमिर ये मुजीब की परफॉर्मेंस है या फारूकी की परफॉर्मेंस है, तो ये एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है। आगे जाके जब मैचेस शुरू हो जाएंगे और सब थोड़ा थोड़ा रीडिंग ले लेंगे तो मज़ा आएगा वर्ल्ड कप का। ऐसा नहीं है मज़ा तो आएगा जिस तरह का आज न्यूजीलैंड और उसका मैच हुआ है, फिर अफगानिस्तान भी जिस तरह फंसा रही है। अफगानिस्तान ने भी आज फंसाया। मैं तो वही कह रहा था अगर 140-45 होता तो इंग्लैंड, मैं तो बिलीव करता हूँ कि उनके जो 3 स्पिनर है ना वो 160 कहीं भी कर गए ना, वो किसी टीम को भी फंसा सकते हैं, क्योंकि इन तीनों का आप रिकॉर्ड देखें बिग बैश का, इन तीनों का बहुत अच्छा है। जब भी ये खेले इन तीनों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि इनको पता है कि किस लेंथ पे बॉल करना है। चार्ज की बात कर रहे हैं, वाइड बेन स्टोक था, चार्ज करने के बाद नबी को उसने उसको बोल्ड कर दिया। वो ऐसी लेंथ पे बॉल फेंकते हैं ये तीनों, इनको हिट मारना चाहे बैटिंग विकेट है या नहीं है, ये जहां भी 150 प्लस करेंगे, 160 प्लस ये किसी को भी फंसाएंगे। सही है। अच्छा, जो विकी भाई के होस्ट है ना नवीद, वो तो शो में नहीं है तो वो ब्रेक नहीं ले रहे। मैं उबैदुल्ला सिद्दीकी एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। विकी भाई आप इस ब्रेक में, क्योंकि आपके होस्ट ने ब्रेक नहीं ली, तो आप अपना तज्जिया जो है वो जारी रखिएगा प्लीज़। नवीद साहब के शो में विकी भाई तज्जिया दे रहे हैं, आप उधर ज्वाइन करें। एक ब्रेक के बाद मेरी तरफ वापस आएं। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलिन्स एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। विकी भाई, कल की विकेट, ये एक छोटी सी पिच है यहाँ पे, अगर आप हमें समझाएं कल का क्या, कल इससे 22 बड़ी पिच होगी, 22 यार्ड की पिच होगी। नहीं, आप हमें गेम प्लान समझाएं कि आमिर को हमारे कैप्टन से जो है ना वो बहुत सारे सवाल पूछने, तो आप कैप्टन बन जाएं और आप जरा आमिर के सवाल का जवाब देते जाएं कि कल क्या होगा, कैसे करना है। ठीक है जी आमिर साहब, क्या होगा कल का गेम प्लान, क्या होगा? आइए जरा बॉलिंग पे बात करनी है, बॉलिंग और फील्ड आप उस पे वो करेंगे, मतलब हम बता सकते हैं। आप बैठ जाएं, आप बैठ के सवाल, मैं बैठ के, आप बैठ जाएं। ठीक है जी। देखिए भाई, अब आपने फील्ड प्लेसमेंट हमें समझा देनी है, क्या कैसे हो रहा है, कैसे करना है कल एमसीजी। देखिए डेप्थ की, जैसे डेप्थ की अगर आप एवरेज निकालें तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों की इकोनॉमी सबसे हाईएस्ट साइड पे है। उनकी 11 की है और इनकी 10 पॉइंट समथिंग की है पाकिस्तान की डेथ ओवर। देखिए डिफरेंट कल के मैच में हम देखेंगे कि जो बाउंड्रीज है हमारे, जो ये साइड बाउंड्रीज है, आज भी टीमें यूज कर रही थी, इंग्लैंड बड़ी बाउंड्रीज है। सामने एमसीजी में अगर हम देखेंगे तो वो विकेट्स जो है, जो बाउंड्रीज है वो शॉर्ट है। अब एज अ बॉलर अगर हम बॉलिंग कर रहे हैं या मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, हमें ये पता है कि जी नए बॉल पे ऑब्वियसली देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लेंथ्स। जब हम क्रिकेट की उस पर बात करते हैं, बॉलिंग पे करते हैं, एज अ बॉलर हम 3 जगह पे बात करते हैं कि जी एज अ बॉलर जो है वो हम लोग क्या कहते हैं, क्या लेंथ्स को हम लोगों ने यूटिलाइज करना है। ये सिर्फ थोड़ा सा डेमो इस तरह है। एक होता है कि जी आप फुल बॉल कर रहे हैं, जिस तरह आज हमने देखा स्टार्ट था, ये होता है 2 से 4 मीटर पे, ठीक है। उसके बाद एक लेंथ होती है जो 4 से 6 मीटर की होती है, फिर 6 से 8 मीटर की होती है, और फिर एक आप यूज़ करते हैं उसको प्रोबेबली शॉर्ट बॉल। ये 4 डिफरेंट लेंथ्स है, ठीक है जी। इन 4 डिफरेंट लेंथ्स में एज अ बॉलर मेरा ये काम है कि मैं बैट्समैन को देखूं कि बैट्समैन स्ट्रॉन्ग कहाँ पे है। नया बॉल हम देखेंगे कि शाहीन आएंगे, शाहीन नया बॉल अंदर लेकर आएंगे, सो प्रोबेबली हम ये मार्क कर लेते हैं कि शाहीन की जो लेंथ होगी वो कहीं राउंड अबाउट इधर फुलर होगी, 4 to 2 यार्ड्स के बीच में कहीं पे वो बॉलिंग करेगा, क्योंकि वो कोशिश करेगा कि उसका बॉल स्विंग हो,
वो बॉल को अंदर लेकर आया। आमिर ज़्यादा बेहतर बता सकता है, मेरा तो कभी भी नहीं आया, कभी कभी आता है तो उस तरीके से। फिर हम देखेंगे नसीम शाह को। सही है। नसीम शाह की जो लेंथ है, नसीम शाह की लेंथ जो है वो फुलर नहीं होगी क्योंकि वो आगे से उनका बॉल ज़्यादा स्विंग नहीं होता। ही इज़ मोर ऑफ अ लेंथ बॉलर जो 4 से 6 मीटर के दरमियान में बॉल करेगा और वो वहाँ से कोशिश करेगा, मींस कि वो इस जगह से कोशिश करेगा कि बॉल को हम अंदर लेकर आएँ या हम बॉल को बाहर निकालें, डिपेंडिंग अपॉन कि उनका बॉल प्लेयर कौन खेल रहा है। हारिस राउफ की लेंथ हो जाएगी 6 to 8 मीटर्स या 6 to 7 मीटर्स या 5 to 6 मीटर्स, क्योंकि वो एक ऐसा बॉलर है जो चेंज पे आता है, वो स्विंग नहीं देखेगा, 145 प्लस आके बॉलिंग करेगा और आके वो कोशिश करेगा कि मैं तेज़ बॉलिंग करूँ और लेंथ में करूँ। और ये 3 डिफरेंट हमारी लेंथ है, जो 3 डिफरेंट बॉलर्स हैं हमारे कल के लिए, ठीक है, स्पेसिफिकली नए बॉल के लिए पहले 6 ओवरों में। सही है। उसके बाद एज अ बॉलर मुझे ये लगता है, और आमिर थोड़ा सा बेहतर गाइड कर देगा इसमें, और कि जब बाउंड्रीज ये वाली बड़ी हैं, रिगार्डलेस के कोई भी प्लेयर सामने खड़ा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं बड़ी बाउंड्री को यूज़ करूं, नॉट कि मैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो आगे बॉल करूं और सामने हिट करना इजी हो जाए, साइड पे थोड़ा सा। इसमें जो मेलबर्न का विकेट है वो टोटल जितने भी विकेट्स हैं ऑस्ट्रेलिया में उससे डिफरेंट है, थोड़ा स्लो है और बैटिंग के लिए थोड़ा बेहतर होता है। स्लो विकेट्स यूजुअली मींस के बॉल इतना तेज़ नहीं आता, बाउंस उसमें इतना ज़्यादा नहीं है, वो बड़ा एक नॉर्मल आपके लिए रहेगा कि वो आके आपको मोस्ट ऑफ द कंडीशन देगा कि जिस तरह आप एशियन ट्रैक्स पे खेल रहे हैं, इंडिया में सिडनी में हाई स्कोरिंग वहाँ पे होता है। सो लास्ट ओवर्स में एज अ बॉलर अगर मैं बॉलिंग करूँगा स्पेशलिस्टली इंडियन बैट्समैन को, मुझे ये पता है कि रोहित शर्मा का ये पिकअप शॉट बहुत अच्छा है, ठीक है, मुझे पता है सूर्य कुमार यादव ये शॉट बहुत अच्छा खेलता है, मुझे ये पता है कि कोहली शॉट पे अच्छा है, तो पहले 3, ठीक है। अगर मैं बॉलिंग कर रहा हूँ हार्दिक पांड्या को, मैं बॉलिंग कर रहा हूँ खुदा को, या मैं बॉलिंग कर रहा हूँ नीचे आने वाले अक्षर पटेल को या कार्तिक को या डीके को, जिनको भी कर रहा हूँ, या ऋषभ पंत को भी कर रहा हूँ, सो व्हाट आई विल मोस्टली डू इज़ कि मैं आके अगर राइट हैंडर है तो मैं उसको बॉल थोड़ा सा ऑफ स्टंप से बाहर, थोड़ा पिच शॉट, स्लोअर वंस इनटू द विकेट्स, बिकॉज आई वांट देम कि उनके पास जितनी भी ताकत है वो वहाँ से शॉट को क्रिएट करें पावर के साथ, अबाउट 75 प्लस 80 प्लस बाउंड्री को क्रिएट करें। उसी में जब मैं यहाँ पे उनको बॉल कर रहा हूँ और दे आर रेडी, सॉरी मिड ऑफ ऊपर रखूँगा, ठीक है जी, मिड ऑफ का फील्डर जो सामने वाला फील्डर है ऑफ साइड का, वो मैं रखूँगा ऊपर सर्कल में, इस वजह से क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि वो यही गेस करता रहे एज अ बैट्समैन कि यार ये मुझे आगे बॉल नहीं करेगा क्योंकि इसका सामने वाला फील्डर ऊपर है, सही है, ये वाला फील्डर फाइनल लेग वाला ऊपर है, ये 2 फील्डर हमारे ऊपर। अब आई डोंट नो, ये मैं कल थोड़ा सा बेहतर हम करेंगे, एक्सप्लेन कर लेंगे। तो एज अ बैट्समैन वो ये समझेगा कि यार ये मुझे पीछे करेगा क्योंकि इसकी एक स्केल है, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, थर्ड मैन और कवर पीछे है, तो ये मुझे बॉल आगे नहीं करेगा। उसमें जब मैं उसको बॉल पीछे करूँगा, बेशक मैं उसको हिट तेज़ करूँ, बेशक मैं उसे स्लोअर वन करूँ, इनटू द विकेट करूँ, वो ऑटोमेटिकली जो बाहर वाला बॉल है, जो अचानक एक मैं यॉर्कर उसको ऑफ स्टंप के बाहर फेंक दूंगा, वो मेरा सक्सेसफुल बॉल है, सही है। उसके बाद मैं एकदम उसी लेंथ में गेंद अंदर वाला यॉर्कर कर दूं, वो मेरा सक्सेसफुल लेंथ है बॉल है। उसके बाद मैं उसको बाउंसर एक तेज़ कर दूं, उसको मैं बाउंसर स्लो कर दूं, मैं उसको तेज़ लेंथ बॉल कर दूं। सो इस फील्डिंग ऑप्शन के साथ बैट्समैन हमेशा यही सोचता रहेगा कि यार मुझे थोड़ा सा आगे मिले, थोड़ा सा आगे मिले, थोड़ा सा आगे मिले, ताकि मैं सीधी हिट मार सकूं। लेकिन जब आपके पास ऑप्शंस हैं इस फील्ड में कि आप 5-6 तरह के बॉल कर सकते हैं, तो वो किसी भी बैट्समैन के लिए मुश्किल होगा। अगर अब हम आ जाते हैं विराट कोहली पे, शर्मा पे, सूर्य कुमार यादव पे, तो हमें पता है कि सूर्य कुमार यादव की ये चीज़ बहुत अच्छी है, तो वो जाके भी आपको ऑफ साइड पर जाके भी ये पिक कर लेता है। सो फॉर हिम फाइनल लेग एक ऐसा प्लेयर है, फील्डर है, जो आपके लिए बहुत क्रूशियल होगा उसके लिए। थर्ड मैन आप ऊपर बुला लें, तो ओनली थिंग ही कैन डू इज कि वो आपके बॉल को यहाँ पे खेले। सूर्य कुमार यादव का जैसे आपने नाम लिया है ना, सूर्य कुमार यादव डजंट लाइक टू प्ले स्ट्रेट, तो ऐसे प्लेयर के लिए आप स्ट्रेटजी डिफरेंट कर सकते हो कि ठीक है आप वाइड यॉर्कर जा सकते हो, सीधा अंदर यॉर्कर मार सकते हो। ये मैच से पहले होती है, ये प्रैक्टिस है, बिल्कुल होती है। देखिए जब आप मैच से पहले जब मैनेजमेंट बैठते हैं, आप टीम बैठती है, आपकी बॉलिंग मीटिंग होती है, तो इसमें डिस्कशंस होती हैं, उसमें बॉलर्स को बताया जाता है, प्लान्स पे वर्कआउट किया जाता है, आपका कैप्टन आके बताता है कि यार आपके क्या प्लान्स हैं, आप इसको कैसे करोगे, इसको कैसे करोगे। फिर रिगार्डलेस मेरी स्ट्रेंथ है यॉर्कर मारना, आमिर की मोस्टली स्ट्रेंथ है कि ये स्लोअर वन बहुत अच्छा करता है,
ठीक है जी। इसी तरह हर बॉलर की एक अपनी स्पेसिफिक स्ट्रेंथ है। आपको हमेशा कोई भी बैट्समैन हो दुनिया का, आपको पहले अपनी स्ट्रेंथ पे रहना है। अगर आपकी स्ट्रेंथ होता है आपका प्लान ए, अगर आप वो फेल कर जाते हैं तो फिर आपका आता है प्लान बी। फिर प्लान बी ये होता है कि आपका गो टू बॉल क्या होगा। अगर मेरा यॉर्कर है नहीं लग रहा तो मेरा गो टू बॉल। आपने ये जो फील्डिंग बताई है, मोस्टली डेथ ओवर्स में मेरी यही फील्डिंग होती है। फील्डिंग जो इन्होंने बताई है ना, ये क्लियर कर दें कि ये कह रहे हैं कि थर्ड मैन ऊपर है, कवर मिड ऑफ 3 हो गए, जो फाइन मारता है उसके लिए फाइन पीछे और स्क्वायर ऊपर, जो फाइन मारता है उसके लिए आप इवन कि आप थर्ड मैन भी ऊपर ला सकते हैं। सही। हमारा डिफरेंस क्या लेफ्ट आर्म सॉरी आमिर लेफ्ट आर्म बॉलर्स का कि हम लोग एंगल यूज करते हैं। तो हमारा जब बाहर जाता है तो वो हमारा वो वाला फील्डर होना बहुत जरूरी है। शॉर्ट थर्ड मैन वाला फील्डर पीछे होना चाहिए, स्पेशली जब हमने ऑप्शन से बाहर यॉर्कर मारना है। लेकिन हाँ, कोई राइट हैंडर है ना, तो उसको यहाँ पे जाके ये रिंग क्रिएट करना या ये शॉट खेलना ईजी नहीं है। सो ये दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन टू बॉलर्स, लेफ्ट आर्म एंड राइट आर्म, उनके एंगल्स की वजह से। बाकी अब आपको आमिर एक्सप्लेन करता है। पानी पिला नहीं, जैसे लेक्चरर साहब ने वहाब भाई ने बात की ना, क्योंकि डेथ ओवर्स में मेरी फील्डिंग क्या होती है, मेरा मिड ऑफ ऊपर होता है, कवर 2, पॉइंट ये थर्ड मैन 3, और जो फाइन नहीं मारता उसके लिए फाइन ऊपर होती है। 4 मेरे ये हो गए, मेरा एक्स्ट्रा कवर और पॉइंट, ये डीप पॉइंट, ये मेरे 2 पीछे होते हैं, स्क्वायर लेग, मिड विकेट, मिड ऑन। 3 मेरी इधर प्रोटेक्शन हो गई, 2 मेरे इधर हो गए। अब एज अ बॉलर हमेशा आप फील्डिंग के साथ अटैक करते हो। अब ये जो मेरी फील्डिंग है, अब बैट्समैन जैसे इन्होंने कहा, डेफिनेटली बैट्समैन यही सोचेगा ये मुझे अंदर वाला यॉर्कर नहीं करेगा, इसका मिड ऑफ इधर है, ये मुझे बाहर जाएगा, वाइड स्लो, वाइड यॉर्कर। ठीक, अब ये मेरी फील्डिंग ऐसी है कि मैं इस पे चांस ले सकता हूँ, जो कहते हैं ना ब्लफ करते हैं, ब्लफ आप फील्डिंग के साथ करते हो। इस पे अब मैंने फील्डिंग ऐसी रखी है कि इसमें मैं लेंथ बॉल भी कर सकता हूँ, क्योंकि बाउंड्री बड़ी है, मेरे पास 3 प्रोटेक्शन है। अगर वो मारता भी है, मेरे पास 3 फील्डर है, मैं बाहर करता हूं, मेरे पास 2 फील्डर है। अंदर वाला यॉर्कर आप पावर प्ले में भी तो यॉर्कर करते हैं, तब मिड ऑफ क्यों नहीं पीछे करते आप? ये जो आप एंड के ओवर में हमारे मोस्टली जो बॉलर क्या गलती कर रहे हैं कि बुक वाली करते हैं, थर्ड मैन ऊपर, पॉइंट ऊपर, फाइन ऊपर, बाय द बुक नहीं खेलना, एज पर सिचुएशन। अब मिड ऑफ वाला ये आपने बैट बॉल के लिए रखा हुआ है, ये बैट बॉल के लिए रखा हुआ। नए बॉल पे अगर आप यॉर्कर कर सकते हो तो पुराने पे तो आपको इजी होना चाहिए। ठीक, इसका मतलब आप वाइड यॉर्कर की प्रैक्टिस का आप अपनी उसी बाय बुक बॉलिंग कर रहे हो। फिर आप वहां पे जब जिस दिन यॉर्कर नहीं लग रहे होते ना, फिर आपको ये भी लगती है, फिर आपको ये भी लगती है, तो आप फील्ड के साथ अटैक करते हो। ये वाला जो मिड ऑफ फील्डर है, इसको आप यूज करें। आप इसकी एग्जांपल देता हूं, प्राइम एग्जांपल, जो शाहीन को सेमीफाइनल में मैथ्यू वेड ने 3 छक्के मारे, सिर्फ क्या था, फाइन ऊपर था, थर्ड मैन ऊपर था, पॉइंट। अब जब ये दोनों ऊपर है, उसको पता है ये बाहर तो मुझे करेगा नहीं, इसने जो यॉर्कर करना या ये स्लो करेगा या वो पहले ही बैठ जाता था। अब वही आपका मिड ऑफ ऊपर होता और ये पीछे होता, तो वो डबल माइंड हो जाता कि ये क्या करना चाहता, करेगा क्या, फंसा देता। चलें बहरहाल विकी भाई, टाइम खत्म हो गया हमारे पास। कल हमारे पास बहुत टाइम होगा। कल हम 11 से 1 बजे तक, और फिर तकरीबन 5 से 6, और फिर रात में दोबारा 10 बजे से 11 बजे तक बैठेंगे, तो तफसील से बात करेंगे। सलीम भाई को बल्ला पकड़ाएंगे और बोलेंगे कि भाई बाबर और रिजवान के साथ क्या करना है। कल बहुत टाइम है। अभी आपकी अगर इजाज़त हो, आपका आशीर्वाद मुझे हासिल हो, तो नवीद साहब इजाज़त लेना चाहेंगे। नवीद को भेज दो, नवीद को घर भेज दें। चलें जी, नवीद को घर भेज दिया है। और आज के शो से इतना ही। कल 11 से 1, 5 से 6 और फिर 10 से 11 आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।